Good evening, everybody. Thank you so much for joining us for the today's session. What we are going to hear from the leaders. We have with us घनश्याम भाई. उनका इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें. So happy कि आप हमें join कर गए. श्रीनिवासन जी, अजय जी, very interesting session we are going to have with you today, and Bipin bhai. Thank you so much. And Ashish ji, thank you once again for moderating this session. And 2 दिन से आप काफी इस पे मेहनत कर रहे हैं, so that this session becomes very fruitful और सारे लोग जो हमें सुनने वाले हैं इन 4 लीडर्स के साथ रह के कुछ अच्छी बातें हम सुन सके. तो मुंबई होलसेल ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ और एओजे के साथ मिलके ये हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि इस कठिन समय में किस तरह से आप सब लीडर्स आसानी से हम सबको ये सिखाएंगे कि आगे किस तरह बढ़ना है. So with that, Ashish ji, I leave it up to you and please proceed with the session. Good evening, everyone. Namaskar. Namaskar. Thank you, Kranti ji, Prakash ji, and Sumesh ji for giving me this opportunity. Actually, मुझे confession करना है. This is my first time as being a moderator of such a big panel. So thank you so much. I am also learning. So मैं आपके साथ मैं भी इन लीडर्स की बातें सुनना चाह रहा हूँ, उसके लिए वेट कर रहा हूँ. लेकिन मेरा काम यही है कि उनसे बातें निकलवाना और आप तक पहुँचाना. So let's start with that. Firstly, I welcome Ajay ji Chawla, who is the CEO of Titan Company Jewelry Division. Titan is a behemoth of our industry. So welcome, sir. Srinivasan ji, उनको सब लोग जानते हैं. He is the biggest jewelry manufacturer of Asia almost. And देश में ऐसा एक भी ज्वेलरी नहीं है कि जिसके शोरूम में एमरल्ड का माल नहीं है. Welcome घनश्याम भाई, one of the biggest diamond companies. HK Jewels, कृष्णा डायमंड, आप सब जानते हैं. घनश्याम भाई ऐसे आदमी है जो राइट फ्रॉम रफ टू डायरेक्ट ज्वेलरी रिटेलिंग पूरा स्पेक्ट्रम पे उनका काम चलता है. तो उनका नॉलेज और उनका एक्सपीरियंस पूरे इंडस्ट्री के बारे में है. और बिपिन भाई तन्वी गोल्ड कास्ट के CMD है, जिन्होंने राजकोट ज्वेलरी और स्टडेड ज्वेलरी को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया अक्रॉस इंडिया. तो ऐसे ब्यूटीफुल पैनल मुझे मिला है. सो थैंक यू सो मच. मैं सबसे पहले सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जो कोविड या कोरोना का जो तकलीफ देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम. किसी के लाइफ में एक बार ये सिचुएशन आ सकता है. लेकिन हम लोग भी छोटी छोटी अलग अलग परेशानियां या प्रॉब्लम्स हम सब देखते हैं, फेस करते हैं और उससे बाहर आते हैं. तो मैं चारों को एज अ ओपनिंग रिमार्क में आपसे जानना चाहता हूं कि इसके पहले आपके लाइफ में आपने कौन सा ऐसा बड़ा चैलेंज फेस किया है और आपने उस पर कैसे ओवरकम किया या कैसे जीत पाई. अगर आप शॉर्ट में ये बता सकेंगे तो हमारे ऑडियंस को प्रेरणा मिलेगी. स्टार्टिंग विद अजय जी. Namaste. Happy to be here. Thank you for inviting me, Kranti and Ashish ji. So this crisis is एक तरफ से तो आप क्राइसिस कह सकते हैं कि ये क्राइसिस है, लेकिन दूसरी तरफ हम उसमें अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं. लेकिन द क्वेश्चन दैट आशीष जी आस्क्ड कि एज अ लीडर और एज एन इंडिविजुअल ये कैसे पुरानी क्राइसिस से हमने क्या सीखा और कैसे उसको ओवरकम किया. I have not seen any crisis like this, to be honest. My experience is not as deep as many of you from jewelry industry. मेरा experience अभी कुछ महीनों का ही है jewelry के industry में. लेकिन मैंने देखा है कि टाइटन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं पिछले बहुत सारे सालों में. मैं 29 ईयर से टाइटन में हूँ और ऐसा एक वक्त था जब हमने ज्वेलरी लॉन्च किया था इनिशियल डेज में, और यूरोप में भी हमने पूरा इन्वेस्टमेंट किया था. तो उस वक्त हमारी बैलेंस शीट बहुत कमजोर थी. क्राइसिस अलग तरीके की थी, जहां पर हमने देखा कि
कंपनी की डेट सिचुएशन बहुत ज्यादा हो गई थी, कैश फ्लो कम थी, इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न नहीं आ रहे थे। तब जो हमारे लीडर ने, भास्कर भट्ट जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, उस वक्त उन्होंने ये पोजीशन लिया था लीडरशिप का, मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। तो उनका अगर मैं उदाहरण लूं तो उन्होंने क्या किया, he called all of us as senior leaders, and he told, I was not very senior, I was junior that time, but still he called many of us and said openly and transparently कि भाई, this is a problem that we are facing, we are right now in a very bad situation, and he was transparent with the entire team. The second thing that he did was he also became transparent with the board, he became transparent with the investor community. So everybody was with him. He brought everybody together, saying we are in the fight together. We have to work together towards it. Two other things he did. He said, इस वक्त अगर कोई भी है जो हमको इस क्राइसिस से बाहर निकाले, वो है हमारे लोग, the people. So he went out and reached out to all the people and said, we need your help, and we will not let go of anybody. We did not tell any people to leave. He said, instead, I'm coming to the people to say how we can invest in people and how do we ensure that people will help us get out of this crisis. So he invited people to say, how can we do cost saving? He invited people to say how we can sell more. Each person, you may be in the factory, but you can help in sale. You may be in sales, but you can help in cost reduction. So it is in our hands. The third thing that he did at that time was, we must invest in our brand, because ultimately customers have trust in our brand. That time Titan brand was strong, but he said we must never cut down the investment behind brand or behind customer related investments. So these three things. सर, कोई पूछ रहे कि नेशनल लैंग्वेज में बोलिए। मेरी नेशनल लैंग्वेज की बोलती फॉर्मल लेवल पे बहुत कम है, तो माफ कीजिएगा, कोशिश करूंगा, लेकिन ये जो सम ऑफ द थॉट्स दैट आर देयर, वो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर कुछ ओके, सो आई एम सीइंग सम मैसेजेस कमिंग। एनीवे, तो ब्रांड, people and transparency, these were the three most important thing that he stood by, and I think people respond. There is no such thing as a permanent challenge. Everything is a challenge which God gives us or nature gives us with an opportunity to learn something. तो उसमें दूसरों का ख्याल रखना है, पहले अपनी कंपनी और टीम का ख्याल रखना है, अपनी बिजनेस और टीम का ख्याल करना है, और तीसरा कस्टमर के साथ टोटल ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट की तरह बिहेव करना है। उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस तो आती रहेगी, लेकिन रिलेशनशिप 100% परमानेंट रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज योर पीपल, वेदर इट इज योर कस्टमर, वेदर इट इज योर इन्वेस्टर्स, वेदर इट इज योर बैंकर्स। एक वो वेंडर है, अपने वेंडर्स है, अपनी टीम है, उनको सब साथ में लेके चलना है। थैंक यू सो मच। कैन यू हियर मी? Yes, yes, sir. Yeah. Mr. Jigron. श्रीनिवासन जी। हाँ जी। Ajay ji has brought about a beautiful point, that being transparent with your people in time of crisis. What is your mantra that has given you success in times of crisis, sir? सबको नमस्कार। सर, ये अभी जो क्राइसिस हुआ है, वो मैं 36 इयर्स में ये फील्ड में हूँ, बिजनेस में हूँ, पर अभी तक मैं ऐसा क्राइसिस देखा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम मेरा लाइफ में इतना बड़ा क्राइसिस देख रहा हूँ। सेकेंड, उसके पहले मैंने 2-3 बार देखा है। ये 1 महीना जो स्ट्राइक के हिसाब से सेंट्रल एक्साइज का टाइम पे जो बंद हुआ, वो टाइम पे भी क्राइसिस था, पर वो क्राइसिस मैं इजीली कर दिया, क्योंकि खाली ये प्रॉब्लम खाली इंडिया में था। मेरा एक्सपोर्ट्स था,
वो हिसाब से मैंने इजीली मैनेज किया। उससे पहले डीमोनेटाइजेशन था। डीमोनेटाइजेशन से मेरे को इतना अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले से ऑर्गेनाइज्ड वे से बिजनेस करता था, वो हिसाब से मेरे को इतना प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। ये कोविड-19 एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये कभी खुलेगा, कैसा होगा, कुछ भी मालूम नहीं है। पर कोविड-19 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस दिया है। मैं एक्चुअली क्या 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ भी कमा सकता है। ऐसा 40 दिन घर में बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने जो पसंद वाला काम करना, कसरत करना, अच्छा खाना खाना, टाइम पे सोना, ये एक्सपीरियंस हो जितना भी पैसा खर्च करो नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं एक्चुअली क्या कोविड-19 को धन्यवाद बोलता हूँ। सेकेंड है सेकेंड सही है सर, ये एक्चुअली क्या सर, ये कोविड-19 ये एक्सपीरियंस के हिसाब से हम नया दृष्टि को बिजनेस को देख सकता है। पहले हम जो करता था वो ही सही है ऐसा करके सोचता था। अभी देख लीजिए ना, अभी एक्चुअली क्या सबको मिलने का, सब अपना थॉट्स को, व्यूज को एक्सचेंज करने के लिए जूम में करता था। पहले जो भी होता तो एक बड़ा हॉल लेता था, सबको बुलाता था, बहुत खर्चा करता था एक का थॉट दूसरे को समझाने के लिए। ये एक्चुअली क्या जूम से बिना खर्चा हम ये कर सकता है, ये प्रूफ किया ये कोविड-19। दूसरा सर, अभी एक्चुअली क्या है, ये कोविड-19 अपने को ये पार्ट देता है, अपन जो हिंदुस्तान में बिजनेस करता है तो क्यों पूरा दुनिया में बिजनेस नहीं करने का नया दृष्टि मिलता है। अभी एक्चुअली क्या है, ये कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी है। अभी कंपेयर विद चाइना, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम लोग बहुत सारा फैक्ट्रीज, बहुत सारा ऑर्डर्स आने वाला है पूरा दुनिया भर का। हम रेडी हो गया तो हम जितना काम मांगता है उतना काम कर सकता है। एक टाइम पे अपने को तो नया नया आइडियाज सोचना पड़ेगा। ये बिजनेस कोविड-19 के पहले, कोविड-19 के बाद ऐसा चेंज होने वाला है। अभी आपने को तो इतना टाइम मिला तो इनोवेशन के बारे में बहुत हम सोच सकता है। अभी ये 40 दिन का आराम मिला तो 100% आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अपने को मिलेगा। अभी एक्चुअली क्या हम इसको पॉजिटिव लेके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू श्रीनिवासन जी। जैसे अजय जी ने कहा था कि क्राइसिस के समय ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट है, वैसे श्रीनिवासन जी कह रहे हैं कि क्राइसिस के समय पे पॉजिटिव एंगल देखना, उसमें क्या अच्छी चीज़ है उससे सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। घनश्याम भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने भी बहुत सारे क्राइसिस देखे होंगे, आपने कैसे फाइट किया? नहीं, फिर भी मैं देखूंगा हरिकृष्ण का हिस्ट्री ऐसा रहा कि डे बाय डे उन्नति का। मैंने 30 साल में 2008 का सबसे ज्यादा क्राइसिस देखा। तो 2008 में हरिकृष्ण ने क्या किया था, जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पीपल है, वो हमने संभाल के रखा था। फैक्ट्री जो है वो संभाल के रखा था और लोगों का ट्रस्ट संभाल के रखा था। तो सिंपल मैं बताऊंगा, तो हमने ये 3 चीज पकड़ के रखा था, तो बाद में हमको अपॉर्चुनिटी का फायदा मिला। लोगों को काम कम दिया था लेकिन कंपनी में से एक भी आदमी को निकाला नहीं था। 2008 का रिसेशन मैं 1992 में और 90 में मैं बिजनेस में आया, 30 साल हुआ, तो सबसे ज्यादा मैंने 2008 का रिसेशन देखा। अभी ये जो
उससे खराब लगे या अच्छा लगे वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो हम अंदाजा कर रहे हैं क्योंकि अभी हम मिडल में है, ये कोरोना के मिडल में है। बराबर। दोनों पार्ट का पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाई दे रहा है। हो सकता है आज जो है उससे खराब भी होगा और हो सकता है अच्छा भी होगा, लेकिन उसमें से बहुत सारा चीज सीखा था जो ये समय में काम में आया। लेकिन पास का देखिए, उससे पहले भी 2001 में जो अमेरिका का ट्विंस टावर टूटा था तभी भी रिसेशन आया था, तो दोनों में हमको अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिला था। मैं डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखूं तो कोई रफ नहीं रह रहे थे। 2001 में जो ट्विन टावर टूटा था तो 35-40% रफ का प्राइस कम हो गया था, तो हमने वो अपॉर्चुनिटी लिया और कम में माल बेचा तो फायदे में रहा। सेम 2008 में लेमन ब्रदर्स गया और दिवाली के बाद और प्राइस रफ का 35-40% कम हुआ और माल तभी 20% पे बिक रहा था, लेकिन कम बिक रहा था, तो हमने 5% एडवांस पे आगे जाके बेचा तो नया रफ ले पाए, तो वापस हमको वो अपॉर्चुनिटी मिला और हमको 2009 में वो लॉस कवर हो गया। हरिकृष्ण की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीपल जो है वो संभाल के रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो संभाल के रखेंगे, ट्रस्ट पकड़ के चलेंगे, अच्छा बुरा समय आएंगे। लेकिन आपका ये अभी जो कोरोना आया हुआ है ना, आपका पास देखने का समय आया। बहुत स्पीड में आप भाग रहे हैं और इंडिया भी पूरे स्पीड में भाग रहे, वर्ल्ड भी पूरे स्पीड में भाग रहे, तो पीछे देखने का थोड़ा अवसर मिला हुआ है। तो जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मेरा कस्टमर पोर्टफोलियो क्या है, मेरी कंपनी का गुडविल क्या है, मेरी कंपनी क्या इनोवेशन कर रही है, मार्केट के साथ मेरी कंपनी परिवर्तन चेंज एक्सेप्ट कर रही है, मैं मेरी खुद की सोच चेंज कर रहा हूँ। तो ये सब अवसर देखने का भगवान ने, जैसे श्रीनिवास भाई ने ये बोला, ये सबसे मौका दिया हुआ है। पर ये चीज में हम जो ये समय का यूज करेंगे, कुछ सीखेंगे तो हमको जरूर फायदा होगा। नहीं तो बात करे रहेंगे कि ये हुआ था ये हुआ था। लोगों को हिस्ट्री से ज्यादा क्या होने वाला है ना, उसके लिए जानने की ज्यादा इच्छा है। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ पेपर में क्या आता है, जो हो गया वो आता है। मैं बोला वो गिरीश भाई अग्रवाल को, दिव्य भास्कर वाले के क्या होने वाला है ऐसा पेपर कुछ निकालो ना यार, मैं आपको 1000 पैम्पलेट बना दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को ये सुनने वाला है कि क्या होने वाला है। तो अभी हम सभी लोग ने जो 2008 में से सीखा था, ये 2019-20 में से भी सीखा, तो आगे जाके काम आएगा। लेकिन ट्रस्ट को पकड़ के चलते हैं तो कुछ भी बुरा समय आएगा उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि हम ये सोच रहे कि 10% लोग बचेंगे या तो 2% लोग, पहले तो बोल रहे कि भाई बहुत लोग आएंगे, अलग अलग पास का हिस्ट्री देख के लोग बोलते बहुत लोग मरेंगे। हम तो सोच रहे कि 10% जो बचेंगे ना उसमें हम हैं। ऐसा तो कुछ अच्छा काम किया होगा, और जो नहीं किया होगा तो आज से संकल्प करते कुछ ऐसा काम करें कि 10% बचे उसमें हम रहे। तो आज से तो अच्छा करना शुरू कर देंगे ना, तो एक चीज ये अपॉर्चुनिटी भी है, समझो ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। विपिन भाई, आप राजकोट जैसी जगह से बैठ के पूरे देश में विदेश में काम करते हो, तो इसमें आपको तकलीफें क्राइसिस तो आती होंगी, तो आप कैसे फाइट करते, सब लोग जानना चाहेंगे। 2016 में जब ये एक्साइड का टाइम हुआ आया था, तब हमने अपनी फैक्ट्री को 42 दिन बंद रखा था। तो उस टाइम ने हमने अपना माइंड डेवलप किया, नया टेक्नोलॉजी लाने का कोशिश किया, और हम पूरा जब ये 42 दिन खत्म हुआ ना, तब तक मेरा एक ही थिंकिंग था कि मेरे हमको स्टाफ को संभालने का है, स्टाफ को पॉजिटिव रखने का है। तो आज वो सिचुएशन में से हम पास होके जब 42 दिन के बाद हमने अपना फैक्ट्री खोला ना, तो आज जो मेरा युग ब्रांड है ना, वो पूरे इंडिया में स्प्रेड होने में ये 42 दिन का ही पूरा, जो बोलते हैं ना कि कोई आदमी को सोचने का मौका मिले ना, तो जो रफ्तार से जा रहे हैं ना, उससे हम 3 गुना रफ्तार पकड़ सकते हैं। और जो श्रीनिवासन सर ने बताया कि हमको पॉजिटिव रहना जरूरी बहुत है। ये क्राइसिस ऐसा है कि आज मेरे हेल्थ को रिस्क है, वो क्राइसिस ऐसा था कि मेरे हेल्थ को रिस्क ज्यादा नहीं था, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी सोच के मार्केट में सर्वे कर सकते था। इसमें मेरा आज मौका मिला है घर पे रहने का, तो ये अच्छी बात है। घर पे भी हमको कभी इतना टाइम रहता नहीं था कि हम पूरे फैमिली को टाइम इतना स्पेंड कर नहीं सकते थे। तो आज भगवान ने हमको इतना लीव दिया है कि 40 दिन तुम घर पे रहो और अच्छा थिंकिंग करो, और अपने फैमिली के और अपने बिजनेस के लिए अच्छी अच्छी चीज सोचना शुरू कर दो। और घनश्याम जी ने बोला है कि जो हम आज से संकल्प करेंगे
कि जो हम 10% में से बचने वाले में से, ये तो हम खुद नहीं तय कर सकते, पर हम खुद ये फाइनल कर सकते हैं कि भाई जब भी हम अपना स्टाफ है जो आज वो मुश्किल में है और वो आज बहुत पेनिंग में है, तो आज उसको हम संभाल लेते हैं और इतना हम काम कर जाते हैं ना, तो शायद घनश्याम भाई जो बोला ने वो मेरे साथ हो सकता है। हेलो, कैन यू हियर मी? थैंक यू विपिन भाई। जैसे आपने देखा चारों ने उनकी क्राइसिस में उभरने के लिए 4 आपको बहुत सारे अच्छे मंत्र दिया है। नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 बीइंग पॉजिटिव, तीसरी बात है कि अपने जो लोग हैं पीपल उन पे ट्रस्ट करो, और विपिन भाई ने बोला कि जब आप डाउन हो तब आगे का प्लानिंग करो। ये 4 बहुत अच्छी चीज़ें हमारे 4 लीडर ने हमको दी है। मैं बीच में किसी से बात कर रहा था तो इसने कहा कि ये कोविड के बाद का जो अभी समय आएगा वो कोविड के पहले का जो नॉर्मल सिचुएशन था उससे बहुत अलग होगा। कोविड के पहले का बिजनेस का तरीका, रवैया, और कोविड के बाद वाला जो होगा उसको इट विल बी कॉल्ड अ न्यू नॉर्मल। ये नई चीज़ होने वाली है। तो श्रीनिवासन जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जब कभी भी क्राइसिस आता है तो उसमें लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो ये क्राइसिस में आपको आपके बिजनेस मॉडल में कोई चेंज करना चाहते हैं या आप उसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बिजनेस में? सर, आप जो बोलते हैं सही है। मैं अभी जो क्राइसिस में अपने को तो खर्चा कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए कौन सा रास्ता है? अभी एक्चुअली क्या कुछ भी होगा तो हम ट्रैवलिंग करता था। अभी ये जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत अपने को सिखाया। कुछ जाने का जरूरत नहीं है, उसमें टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। आगे से जितना भी स्टाफ होगा, जिधर भी पार्टीज होगा, कुछ भी होगा, अपन एक्चुअली क्या है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपन पैसा बचा सकता है। अभी अभी एक्चुअली अपन एक्चुअली क्या है, हमेशा कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आता था, पुराना भूल जाता था, कंटिन्यू आगे बढ़ता जाता था। अभी ये देखता है कि अपने पास इतना टेक्नोलॉजी, उसका मैक्सिमाइज करो। अभी काली पीली नया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट मत करो। अभी जितना इन्वेस्ट किया उसमें कैसा अपने को यूएसपी बने वैसा काम करो, ऐसा करके ये सिखाया हुआ है। तीसरा पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया पार्ट ये सिखाया है, ऐसा क्राइसिस का टाइम पे जिसके पास लिक्विड कैश है वो ही जीता है। हम लोग व्यापारी लोग सोचता था अभी अपने पास खाली पैसा रख के क्या करने का, अगर पैसा होगा तो उसको गोल्ड खरीदी करो, सिल्वर खरीदी करो, डायमंड खरीदी करो, प्लैटिनम खरीदी करो, ऐसा करके हमेशा सोचता था। अभी ऐसा टाइम आया, कोई नहीं सोचा 40 दिन बंद रहेगा, अपना खर्चा सब चालू होगा, ऐसा कोई नहीं सोचा। मैं भी नहीं सोचा। इसमें मैंने बहुत बड़ा पार्ट सीखा। साला हमेशा एक्चुअली क्या है, ये 3-4 महीने के लिए जितना भी खर्चा होएगा उतना पैसा अलग से रखना पड़ेगा, उसको भूल जाने का। इतना बड़ा पार्ट अपने को तो मिला है। अभी इसमें एक्चुअली क्या है, सप्लाई एंड डिमांड में सप्लाई अभी जास्ती होने वाला है, डिमांड कम होने वाला है। ये इसमें जीतना बहुत मुश्किल है। इसके लिए अपने को कुछ यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा। अपना माल डिफरेंट है, अच्छा है, तभी एक्चुअली क्या है अपन बेच सकता है। जो रेगुलर माल है बेचा तो उसका कट थ्रोट कंपटीशन होगा, सस्ता भी मांगेगा, इतना जल्दी बिकेगा भी नहीं है। अभी एक्चुअली क्या है, अभी ऐसा लगता है कि बहुत सारा इनोवेशन करना पड़ेगा, न्यू प्रोडक्ट में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा सब होता है। अभी ये सब है ना, ये कोविड-19 में हम लोग सीखा हुआ है। एक्सीलेंट। श्रीनिवासन जी, आपने एक चीज सबको बढ़िया बताई कि सबको एक कंटिंजेंसी फंड निकाल के साइड में रखना चाहिए।
तो हम लोग बिजनेस करते हैं कि इतने भाग दौड़ में रहते हैं कि ये सबसे बेसिक चीज हम भूल जाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग ऑल ऑफ अस. थैंक यू. घनश्याम भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ. आप बोलिए. आप राइट रफ से लेके आप रिटेल तक में आप काम करते हैं. डिफिकल्ट टाइम में रफ का इन्वेंट्री होगा या वर्क इन प्रोडक्ट या जहाँ पे होलसेल होता है या आपका रिटेल होता है, चेन में आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह से करते हो या किस तरह से आप चेंज देखते हो कोविड के बाद? એટલે जो 2008 में हमने एक चीज सीखा था कि भाई हो सके इतना इन्वेंट्री कम रखने का. तो लास्ट 11-12 साल से वही पॉलिसी में वर्क कर रहे. मैं पुराना बुक देख रहा था और सोच रहा था कि जो पॉलिसी तभी डिसाइड किया था वो पॉलिसी पे वर्क किया तो ये प्रॉब्लम में कम प्रॉब्लम होगा. प्रॉब्लम तो जरूर आया है लेकिन कम आया. तो हरिकृष्ण की वैसे पॉलिसी है कि कम इन्वेंट्री में ज्यादा टर्नओवर. तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने वो सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि कैसे फास्ट में फास्ट मैन्युफैक्चरिंग होवे. और बॉम्बे सेलिंग में, पॉलिश डायमंड सेलिंग में भी वही प्लान है कि कैसे हीरा आया तो वो 30 दिन में हीरा बिक जाना चाहिए. और जहाँ पे ज्वेलरी की बात करें तो जो हम इंडिया में कृष्णा बेच रहे हैं वो पूरी हमारी एडवांस की पॉलिसी है. एडवांस की पॉलिसी में डिफिकल्टी बहुत है. 10 में से नहीं, 20 में से नहीं, 50 में से एक आदमी लेने के लिए रेडी होता है. कन्विंस बहुत करना पड़ा है. लेकिन वही चीज हम कहाँ पे वो समय डालते हैं तो इनोवेशन में, प्रोडक्ट में, डिजाइन में, सर्विस में, वो जगह पे हम फोकस करते हैं कि सामने वाला हमारी पॉलिसी पे कन्विंस होवे. और ये जो आपने बताया अभी ये समय में हम जो हमारी पॉलिसी है उस पे वर्क कर रहे हैं. दूसरा हरिकृष्णा का मैं बताऊं तो हरिकृष्णा का करीबन 8,000 करोड़ का टर्नओवर है. 90% उसका सेल जो है सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी. तो हम क्रेडिट में बिलीव नहीं करते. तो अभी ये हुआ कि भाई ये पॉलिसी पे वर्क किया तो फिगर की बात नहीं करे. हो सकता है गोल्ड वाले का तो बहुत बड़ा फिगर है, हमारे डायमंड वाले का तो इतना फिगर है नहीं. पर फिर भी जो क्रेडिट नहीं देते तो लगता है कि आज रिसीवेबल का कोई रिस्क नहीं है. जो रिस्क है वो इन्वेंट्री का है. और फास्ट साइकिल चलाते हैं तो कंपेयर में इन्वेंट्री कम है. तो आगे जाके तो अभी यही लगता है कि भाई कम इन्वेंट्री रखेंगे वही फायदा रहेगा. और दूसरा जितना रिस्क है वो स्प्रेडेड, बहुत कस्टमर को हीरा एक कस्टमर को ज्यादा नहीं बेचने का, ज्यादा कस्टमर को कम कम करके बेचने का. तो जो रिस्क है वो स्प्रेड हो जाए. तो ये पॉलिसी पे हम हरिकृष्ण काम करते हैं. और दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कि भाई ये जो प्रॉब्लम डिफिकल्टी आया है वो जरूर आया हुआ है लेकिन कोई सीख देने के लिए आया हुआ है. और जो हमारी दूसरे की कंपेयर में हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. इनोवेशन में आप आगे है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. दूसरी कंपनी इनोवेशन में नहीं होगा तो आपको अच्छा आप सर्विस अच्छी दे रहे तो आपके पास कस्टमर आएगा. आपका एटीट्यूड क्या है. सेल तो सभी प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर, रिटेलर, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपका सही एटीट्यूड होगा तो आपके पास कस्टमर आएगा. और हरिकृष्णा खुद तो ये चीज में मानते हैं कि डायमंड या तो ज्वेलरी, डायमंड किसी को वर्ल्ड में लेने का है तो एक बार वो हरिकृष्ण की ऑफिस में आवे या तो हरिकृष्ण की वेबसाइट जाए. और डायमंड ज्वेलरी का हमारा लक्ष्य है कि किसी को ज्वेलरी चाहिए तो एक बार वो जरूर कृष्णा का डिजाइन देख ले. उसके बाद में ले नहीं ले बात अलग है लेकिन एक बार तो वो जरूर देखे. तो डायमंड में मैं देखूंगा वो लेवल आया हुआ है कि किसी को वर्ल्ड में तो डायमंड चाहिए तो हरिकृष्णा की ऑफिस में या तो वेबसाइट में वो जरूर आता है. वो रिलेशन हमने कस्टमर के साथ बिल्ड किया हुआ है. वो चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. वंडरफुल घनश्याम भाई. विपिन भाई, आपके बिजनेस में मैंने देखा है कि आपके SKU या यूनिक प्रोडक्ट है बहुत सारे हैं. मतलब थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन्स आपके प्रोडक्ट लाइन में आते हैं. तो आपको ये प्रोडक्ट लाइन में इन्वेंट्री मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट होगा. तो आप 100% आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरा डिजाइन पे चलती है. तो इन्वेंटरी रखने के लिए आज बहुत टेक्नोलॉजी भी आ गई है. पहले हम सब जो काम करते थे लिख के करते थे. आज का जो जमाना में ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ अपने माइंड में रखना पड़ता है. अभी पूरा सिस्टम से हमने अपना पूरा इन्वेंटरी सेट किया है. और हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इन्वेंटरी का जो इश्यू है ना वो आज हमारी गोल्ड का हो गया है. क्योंकि आज
गोल हमारा 25-30 दिन या 40 दिन हमारे खाने में पड़ा रहेगा, हमारे डोर में रहने वाला है, हमारे कस्टमर के पास चला गया, तो ये इन्वेंट्री को हम कैसे संभालेंगे, वही हमको आज सोचने की जरूरत है। डिजाइन तो मेरा इन्वेंट्री बहुत अच्छी तरह ठीक से, आज भी हम फ्री नहीं बैठे, आज भी हम डिजाइन का प्रोसेस तो मेरा चालू रखा है कि जब ये मार्केट स्टार्ट होगा तो हमको पहले कस्टमर को हम डिजाइन से स्टार्ट करवाना पड़ेगा कि भाई कस्टमर आज डिजाइन से पूरा इंडिया में ज्वेलरी का जो पोर्शन है ना वो डिजाइन के सिवा चलता नहीं है। तो आज हम जब मार्केट में पहले जाएंगे तो कस्टमर को पहले डिजाइन दिखाएंगे, इसके बाद हम कस्टमर को आज ट्रांसपेरेंसी से जो हम अभी जो घनश्याम भाई जी ने बताया कि भाई कस्टमर से ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, तो आज से हम ये ट्रांसपेरेंसी स्टार्ट कर दिया कि हम घर पे बैठे नहीं है, ये पूरा मेरा इन्वेंट्री जो डिजाइन का है वो चालू है। और लाइट वेट डिजाइन हम करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये क्राइसिस खत्म होगा तो मेरे सोच तो यही है कि ज्वेलरी का जो भारत में जो रिक्वायरमेंट है, ट्रेडिशनल ट्रेंड है, वो हर रोज रहने वाला है और आगे जाके कस्टमर हमारी लाइट वेट ज्वेलरी होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। थैंक यू विपिन भाई। सो इन्होंने ब्यूटीफुली उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बताया है। अजय जी आपके पास आना चाहूँगा। हेलो अजय जी। हाँ जी बोलिए। टाइटन हम जानते हैं कि इट इज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री और ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का आपका कंपनी का टर्नओवर है, एंड इट इज द इंजन बिहाइंड द टाइटन कंपनी, योर ज्वेलरी डिवीजन। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और कि आपका इवन स्मॉल मीडियम और लार्ज ज्वेलर्स को आपका कुछ सजेशन होगा कि उन्होंने ये डिफिकल्ट टाइम्स में क्या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी रखना चाहिए कि जिसमें दे विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम्स। इज देयर अ थंब रूल फॉर अ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी इन दीज टाइम्स? यस आशीष जी, एक्चुअली काफी पॉइंट्स बाकी लोगों ने कवर किए अच्छे, श्रीनिवासन जी ने, विपिन भाई ने और घनश्याम भाई ने। 3 आइटम है। एक तो जैसे उन्होंने बोला कैश इज किंग, तो आप अपनी बैलेंस शीट को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि डेट कम कर लीजिए और अपना जितना हो सके अपने इन्वेस्टमेंट में चलिए। थोड़ा बहुत डेट ठीक है, लेकिन ज्यादा डेट लेना रिस्क हो जाता है। दूसरी चीज है कि कॉस्ट कैसे कम रखा जाए। वैसे बहुत सारे मीडियम ज्वेलर्स हैं या जो स्मॉलर हैं या इवन बड़े ज्वेलर्स जो फैमिली बिजनेस है उनका कॉस्ट कम होता है। हमारी जैसे कंपनीज के कॉस्ट बड़े होते हैं क्योंकि लिस्टेड कंपनी है और बहुत सारे लोग हैं, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वक्त में हमने ये सीखा है कि कॉस्ट को कम रखते हुए, जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है उनको कम रखते हुए हम कैसे अपना बिजनेस उसी प्रकार से चला सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया है श्रीनिवासन जी ने कि अभी जूम या गूगल हैंगआउट पे मीटिंग करने के बाद क्या हमें ट्रैवल करने की जरूरत है इतनी? मेरे हिसाब से 50% ट्रैवल तो कम ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो ट्रैवल के साथ आते हैं या जो इवेंट्स होते हैं जो हम करते हैं, जिसको हम थोड़ा बहुत करना चाहेंगे, सोशल इवेंट्स करेंगे, लेकिन उसको हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिव वे में कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस वक्त टाइटन भी अपनी पूरी कंपनी में देख रही है कि हम एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, वॉर ऑन वेस्ट। कॉस्ट कम करने की बात नहीं है, जो वेस्टफुल कॉस्ट है, बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं जो हमें ध्यान भी नहीं आते हैं, हमारे घर पे भी होते हैं, हमारे बिजनेस में होते हैं, जिनका कोई रिटर्न नहीं आता। तो इस वक्त अपने को ये चांस मिलता है कि हम अपनी सब आइटम देखें और कॉस्ट कहाँ पर वेस्टफुल है उसे निकालें। बहुत सारे खर्चे हम अपनी पर्सनल जिंदगी में भी करते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जिनका कोई मान्यता ही नहीं है, एक बार पहना, एक बार यूज किया, उसके बाद फेंक दिया, या बहुत सारी चीजें वेस्ट होती हैं। तो अगर हम वेस्ट को हटा दें तो उससे बेनिफिट हो जाएगा। तीसरी चीज जो घनश्याम जी ने बहुत बढ़िया
तरीके से बताई कि आप अपने कैपिटल को कैसे लाइट रख सकते हैं। टोटल इन्वेंट्री अभी हम भी देख रहे हैं कि 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ इन्वेंट्री रखने का क्या मायना रखता है। ये इन्वेंट्री पूरे बहुत सारे दुकानों में स्प्रेड आउट हो जाती है, तो कस्टमर को एक जगह पर वो इन्वेंट्री हम कैसे दिखाएं। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन का बेनिफिट लें, इन्वेंट्री सेंट्रल करें ज्यादा, और उन्हें उतना हम इफेक्टिव वे में सबको दिखाएं, कस्टमर कहीं पर भी आए। यस, रीजनल डिमांड अलग रहेगी, पंजाब और बंगाल और तमिलनाडु की डिमांड अलग अलग रहेगी, काफी सारी कॉमन भी है और काफी सारी अलग अलग है। तो जो कॉमन इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट है वो हम सब जगह पर कैसे हम दिखा पाए। चौथी चीज, और बहुत सारे ज्वेलर्स भी ये कहते हैं कि जैसे जैसे गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि इस क्राइसिस में गोल्ड प्राइस भी बढ़ गया है, तो हम कैसे प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखे, लोअर वेट बैंड में, लोअर प्राइस पॉइंट में कस्टमर को अच्छी चॉइस दिखाएं, क्योंकि इस वक्त कस्टमर को खरीदने का कोई इतनी इच्छा नहीं होगी, और अगर इच्छा है भी तो उनके पास पैसे भी कम होंगे। तो ये 3-4 चीज हैं। कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, कैपिटल को हम कैसे कंजर्व करें, और उसके साथ डेट को हम कैसे रिड्यूस करें। चौथी चीज जो श्रीनिवासन जी ने भी कहा, और जो हम बिजनेस में भी ध्यान रखना चाहिए और हमारे पर्सनल फाइनेंस में भी ध्यान रखना चाहिए, मेरे हिसाब से 6 महीने का इमरजेंसी कवर हमेशा अपने पास रहने चाहिए। 6 महीने की एफडी रख दीजिए आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए, या जो भी पैसे आए कस्टमर से पैसे बहुत सारे ज्वेलर्स लेते हैं, जो गोल्डन हार्वेस्ट जैसी हमारी स्कीम है, मंथली सेविंग स्कीम में आ जाती है। तो वो पैसा जो है कस्टमर का है, उसको कस्टमर को वापस देना है कभी ना कभी, तो उसको हम अपने बिजनेस में नहीं यूज करना चाहिए। उस पैसे को हमें अलग रखना है, और बाकी अपने खर्चे फिक्स्ड कॉस्ट के लिए 6 महीने का कंटिजेंसी कवर रखना है। जब तक ये नहीं है, आपकी फिटनेस, आपकी बैलेंस शीट फिटनेस, या आपकी जैसे पर्सनल फिटनेस, अगर पर्सनल फिटनेस अच्छी नहीं है, जब वक्त आए दौड़ने का तो दौड़ नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हमें कंटिजेंसी भी फिटनेस की तरह देखनी चाहिए, कॉस्ट को भी वेस्ट की तरह देखना चाहिए। जो वेस्टफुल कॉस्ट है उसे हटा दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट जितना हो सके उनको कम कर लीजिए, कैपिटल को थोड़ा कम रख लीजिए। ये 3-4 बेसिक्स हैं। अगर ये बेसिक्स हम अच्छी तरह फॉलो करें, और ये क्राइसिस में यही बेनिफिट होता है कि हमें सोचने का वक्त मिलता है, इंट्रोस्पेक्शन का वक्त मिलता है। नहीं तो हम ऐसे दौड़ रहे हैं कि सब लोग कहाँ पहुंचना चाहते पता नहीं, सब भाग रहे हैं, कौन किसके पीछे भाग रहा है, कहाँ पे पहुंचेंगे किसको कुछ आइडिया नहीं। ये वक्त है अपने को जरा सोच के देखना कि हमें कहाँ भागना है, अपना गोल्स क्या है। पर्सनल गोल्स पे देखें तो ठीक है, हमें अपने फैमिली का एजुकेशन देखना है, हेल्थ देखना है, और फैमिली का खर्चे पानी देखना है, तो उसके लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड में कीजिए, या गोल्ड में कीजिए, या रियल एस्टेट में कीजिए, जो भी है आप अपने हिसाब से कीजिए। वैसे ही अपनी बिजनेस में कहाँ तक पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है। प्रोडक्ट इनोवेशन पे ध्यान देना है, कस्टमर रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, लोगों का, अपने टीम की इनोवेशन और कैपेबिलिटी पे ध्यान देना है। इन तीन चीजों पर अगर हमने ध्यान दिया तो हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। बाकी सारे जो खर्चे हैं, उन खर्चों पर आप एकदम कड़ी नजर से देखें, और कुछ महीनों के लिए ट्राई कीजिए। अगर हम ये खर्चा ना करें तो क्या होता है, अगर हम इतने लोग इस एक्टिविटी में ना लगाएं तो क्या होता है। क्या वही आदमी दो लोगों का काम कर सकता है, और शायद उस आदमी को बहुत इंटरेस्ट आए कि हमें अलग अलग काम करने का चांस मिल रहा है, उसकी स्किल बढ़ जाए। तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि बहुत सारी चीजें जो छुपी हुई हैं उसको हम अनलॉक कर सकते हैं इस क्राइसिस के द्वारा। थैंक यू सो मच अजय जी। आपने जो एक बात कही कि वॉर ऑन वेस्ट, वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो वेस्ट सारा हो जाता है, तो अगर बचा लेंगे हम लोग तो उसमें हमारी जीत है। अभी मैं May 3 में हमारा लॉकडाउन खुलने की आशंका है,
तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप सब लीडर हैं, आप ऊपर से पूरे ऑपरेशन संभाल रहे हैं, तो स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग के किंग तीनों है, जैसे श्रीनिवासन जी है, घनश्याम भाई है या विपिन भाई है, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद आप किस रीत से आपका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, या उसका क्या प्लान है कि रीत से आप धीरे धीरे प्रोडक्शन शुरू करेंगे? स्टार्टिंग विद श्रीनिवासन जी। सर अभी एक्चुअली क्या है, ये 3 मई खुलने के बाद इमीडिएट हम एंटायर फैक्ट्री को हम बुला नहीं सकता, क्योंकि अपने पास ऑर्डर बहुत कम होगा। जो भी ऑर्डर था सब कंप्लीट हो गया। अभी एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मैन पावर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ जितना भी ऑर्डर है वो पूरा पहले करना पड़ेगा। ये बचा हुआ ऑर्डर खत्म करने के पहले अपने को कुछ भी करके नया ऑर्डर प्रोक्योर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्चुअली क्या है, लाइन बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अभी एक्चुअली क्या है, फैक्ट्री में सब लोग सब कुछ काम नहीं करता है, सबका स्पेशलिटी होता है। बराबर। सब प्रोजेक्ट्स का भी होता है, प्रोसेस का भी होता है। अभी एक्चुअली क्या है, फुल ऑर्डर ले लिया ना, तभी एक्चुअली क्या सब कारीगर को बुला के पहले जैसा काम कर सकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे को लगता है कुछ इनोवेटिव आइडिया होगा तो 15 दिन 20 दिन में अपन सेटल हो सकता है। अगर नहीं होगा तो उसका 1.5 महीना 2 महीना उसका लगेगा। ओके। अभी एक्चुअली क्या ये करना पड़ेगा कि कोई भी हालत में फंड्स डाइवर्सन नहीं करने का। ओके, थैंक यू सर। विपिन भाई, आपके विचार जानना चाहेंगे। आप भी फैक्ट्री कैसे शुरू करेंगे, हाइजीन का या कोरोना के खिलाफ कैसे शेड्यूलिंग करेंगे, वो जानना चाहेंगे। आफ्टर कोरोना में जब हम अपना फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हमको गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस आएगा, जो श्रीनिवासन सर ने बोला कि 3 मई को या कभी भी 2 महीना के बाद के 20 दिन के बाद, मेरे को तो अभी पॉजिटिवली यही लग रहा है कि हम गुजरात में 20 अप्रैल तक कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आपको गाइडेंस देने वाली है। जो हम उसमें वो क्राइटेरिया में हमारी ज्वेलर इंडस्ट्री या हमारा राजकोट का एरिया आ जाता है तो हम तैयारी करेंगे। जो हम अपनी फैक्ट्री को पूरा सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद अपनी मैन्युफैक्चर यूनिट को जो सोशल डिस्टेंसिंग लगाने का है वो पहले मेहनत करेंगे। इसके बाद ग्लोव्स, मास्क, ये प्रिकॉशन के लिए अपने एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी देना पड़ेगा। दूसरा हम रोज हमारी प्रैक्टिस रखना पड़ेगा, इसमें हम नेग्लिजेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस करेंगे। ये सब हमारे लिए नया ही है, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा कोई वायरस आया नहीं था कि ये सब हमको करना पड़ता था, ये सिस्टम से काम करना पड़ता। तो आज हम अपने नए माइंड से ये सब कंपनी में सेट करके स्टार्ट तो करें। पॉजिटिव तो हम सोचना ही पड़ेगा कि आज नहीं तो कल ये सिस्टम लेके, क्योंकि ये कोरोना कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो 15 दिन 20 दिन 1 महीने में चले जाएगी। समझ लो 6 महीना तक चले तो हमको ये सब प्रिकॉशन लेके फैक्ट्री को एक बार स्टार्ट करेंगे। और बात रहा जो ऑर्डर का, जो 25% जो पहले तो हम ऑर्डर आएंगे उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, ऑर्डर को हम कैसे समझेंगे। इससे पहले हमको यह करने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे कंपनी में, हमारी ज्वेलर इंडस्ट्री में 25 लाख एम्प्लॉय है। तो ये 25 लाख एम्प्लॉय को पॉजिटिव कैसे करने का है, अपनी कंपनी में अपना स्टाफ कैसे पॉजिटिव रहे, क्योंकि आगे जब हम स्टार्ट करेगा तो 50 या 30% को लेके हमको अपना फैक्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ये सर्वाइव कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे वो तो जब स्टार्ट होगा तब हम मेहनत करने का सोचेंगे। और मेरा थिंकिंग ऐसा है कि शायद ये 1-2 महीने में ये जो क्राइसिस आई है ये हम पर टल जाएगी और 2-3 महीने में ज्वेलर इंडस्ट्री मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आज आदमी तो
इन्वेस्ट करने का है तो कहाँ भी जगह नहीं है। आज शेयर बाजार हाई लो हो गई है, रियल एस्टेट टूट गई है, तो आदमी जब इन्वेस्ट करने को सोचेगा तो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में आएगा, और हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री से पहले प्रायोरिटी देके हम सब पॉजिटिव सोच के हम ये काम स्टार्ट कर सकेंगे। थैंक यू विपिन भाई। घनश्याम भाई, आप तो अपनी टीम का ख्याल रखने के लिए जाने जाते हैं, तो जब आपका फैक्ट्री शुरू करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक आप टीम की हाइजीन के लिए या उनकी सहूलियत के लिए कुछ प्लानिंग किया है आपने? पहले वो तो आशीष भाई जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है वो 100% पालन करेंगे। हो सकता है एक साथ में ज्यादा लोगों को नहीं होगा तो 2 शिफ्ट में काम करेंगे, और या तो फिर समझो आधा लोग मंडे काम करने के लिए, आधा ट्यूसडे को काम करने। गवर्नमेंट का नॉर्म्स के हिसाब से करना पड़ेगा और वही करना चाहिए। अल्टीमेटली तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ ही है, उसके बाद में सब कुछ आते हैं। हम नॉर्मली लोग को मिलते पूछते तो सबसे पहले कैसे है वही पूछते हैं, तो उसमें हेल्थ ही है, तो वो जरूर पालन करेंगे। जहाँ तक डायमंड का ख्याल है, मेरे ख्याल से 3 मई को स्टार्ट होगा, लेकिन डायमंड फैक्ट्री में बहुत सारे वर्क सौराष्ट्र से, गुजरात से है, तो गांव में चले गए हुए हैं, तो वो वापस आने में जब तक स्कूल नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं आएंगे, तो वो शायद 1 जून भी आ जाए, तो जून से शुरू होने की उम्मीद है। पर सेम चीज वो हाइजेनिक करेंगे, और हो सकता है अभी वर्ल्ड में डिमांड कम है तो 40% या तो 50% का काम करेंगे, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। जहाँ तक ज्वेलरी का ख्याल है तो डायमंड से थोड़ा ज्वेलरी का थोड़ा फास्ट होगा, मेरे को जहाँ तक लगते है। हमारा ज्वेलरी का भी इंडिया में फोकस है, तो यूएस की कंपेयर में इंडिया में फास्ट रिकवर होगा, तो ज्वेलरी की फैक्ट्री थोड़ा स्टार्ट करेंगे। ये रिसेशन तो आया हुआ है, ये बीमारी तो आया हुआ है, उसमें भी मेरे को ये जो बीमारी है, रिसेशन जो आया हुआ है ना, ये कम खर्चा वाला आया हुआ है क्योंकि लास्ट 35 दिन 40 दिन से हम कोई लोग बाहर नहीं गए, तो घर पे सभी लोग हैं, घर का खाना खाने का है, तो रेस्टोरेंट में, होटल में, शॉपिंग में, और किधर जाने का है नहीं, कोई फंक्शन नहीं है, बर्थडे घर में तो 2 लोग मिला दिया, घर पे केक बना दिया, काम खत्म कर दिया। तो जो नॉर्मल खर्चा है ना, उसका खाली 20% खर्चा हो रहा है। मैं मेरा देखा, या और हमने 2-5 लोगों का भी पूछा, सभी लेवल वाले को, तो जो महीने पे लाख का खर्चा था उसको अभी 20,000 हो रहा है, जो 50,000 का हो रहा है उसको 10,000 हो रहा है। कोई खर्चा तो है नहीं, तो ये रिसेशन जरूर है लेकिन कम खर्चा वाला आया हुआ है। तो और अल्टीमेटली तो लोग समझो ओपन होगा तो लोग तो अल्टीमेटली, मैं बहुत बार बोलता हूँ, वापस बोलता हूँ, हम क्या बेच रहे हैं? हैप्पीनेस बेच रहे हैं। तो बुरा आया तो खुशी के लिए तो वापस उसको डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सेलिब्रेट तो करेंगे ना, 40 दिन कुछ नहीं किया तो बाद में तो बहुत सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमारा तो बिकने वाला है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन जरूर करने का है, पर मेरे को इतना चिंता करने का बहुत विषय नहीं लग रहा है। और हमारे जो एम्प्लॉय है, सभी का एम्प्लॉय को भी खर्चा कम है। ईएमआई का गवर्नमेंट ने 3 महीना बोल दिया और उसका भी खर्चा 20% है, तो 50% भी नेक्स्ट 3 महीने में काम होगा तो भी एम्प्लॉय खुश है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक मैं डायमंड की बात कर रहा हूँ, 70% एम्प्लॉय वो सौराष्ट्र से और फार्मर है, तो सभी लोग गांव में चले गए हुए। हम तो ये सोचते हैं कि जल्दी यूएस रिकवर होवे और यूरोप रिकवर होवे तो हमारा ज्वेलरी और डायमंड वहां पे बेचे। मैं तो वहां पे ज्यादा सोच रहा हूँ, और वो भगवान को प्रार्थना करता हूँ उसको जल्दी रिकवर करो। और ट्रम्प साहब को भी ये साल इलेक्शन है तो पैसा तो इकोनॉमिक में भरपूर डाला है, और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक चले, कि उसका भी वापस आवे और लोगों को भी लाइन पे आवे। थैंक यू घनश्याम भाई। अजय जी, आपके पास आना चाहूँगा। आज के पैनल में आपका बिजनेस सबसे कस्टमर फेसिंग है, आपका रिटेल में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। एक तो आप रिटेल में जब वापस बिजनेस शुरू करेंगे तो आपका क्या प्लान है, किस रीत से करेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि एक क्राइसिस में के बाद जब आप कस्टमर के पास जाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर में या उसके थिंकिंग या बाइंग पैटर्न में कुछ चेंजेस आने के आपको आसार लगते हैं क्या? व्हाट डू यू सी? आर देयर गोइंग टू बी कंज्यूमर शिफ्ट्स और सम बिहेवियरल चेंजेस दैट यू सी इन द मार्केट? सो आपका 2 क्वेश्चन है। एक तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है और बहुत लोगों ने अच्छी तरह बोला है कि जैसे हम स्टार्ट करेंगे, हमने 3 दिशाओं में सोचा है। एक तो रिटेल,
दूसरा ऑफिस और तीसरा फैक्ट्री। तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। कॉमन प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ये है कि एक आदमी को भी, चाहे वो हमारे वेंडर का कारीगर हो, चाहे हमारा कारीगर हो, या चाहे हमारा सेल्स स्टाफ हो या फ्रेंचाइजी का सेल्स स्टाफ हो, एक आदमी को भी कोई हेल्थ की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहले इसमें 0 डिफेक्ट होना है, 100% एक्यूरेट होना है। सब मैन्युफैक्चरर को पता है कि 0 डिफेक्ट लाना बहुत मुश्किल है, और 0 डिफेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी सिर्फ काफी नहीं है, प्रोसेसेस चाहिए, मास्क चाहिए, स्क्रीनिंग चाहिए, जो भी आप बहुत सारी पहले तो प्रेपरेशन करनी है अपनी फैक्ट्रीज की, अपने शोरूम्स की, सैनिटाइज कर लेने की। दूसरा मटेरियल इकट्ठा करना है, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या थर्मल स्कैनर हो, या डिस्पोजेबल ग्लव्स हो, और प्रोसेसेस होने चाहिए कि हम कैसे। और अच्छा, ये भी सोचना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉइज घर से निकलेंगे तो ऑफिस पहुंचते तक कैसे आएंगे, क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे कि अपने ट्रांसपोर्ट से आएंगे, और उन्हें कैसे सहायता दी जाए कि वो सब बरोबर टाइम पे और अपने वर्क प्लेस पे सेफ तरीके से आए, चाहे वो अपना हमारे कारीगर हो, चाहे वो हमारे सेल्स स्टाफ हो। तो हमें वहां तक सोचना है। अगर बहुत सारे लोग गांव चले गए हों, चाहे सेल्स स्टाफ या कारीगर, तो अगर वो हॉटस्पॉट में गए हों, चाहे समझो होसूर से वो मदुरई चले गए, या वो किसी ऐसी जगह गए जहां पर हॉटस्पॉट हो, तो हमें एडवांस में ये सोच लेना चाहिए कि जैसे उनको बुलाया जाए, उनको 2 हफ्ते का क्वारंटाइन टाइम अपने शहर में वापस लाने के बाद दें, और उसी के बाद उनको वापस हम अपने फैक्ट्री या शोरूम में लेके आए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो, और उसे हमें वीडियो द्वारा या पिक्चर्स द्वारा, और अपने लैंग्वेज में, गुजराती हो या बंगाली हो या हिंदी हो, उसमें सभी लोगों को समझाना चाहिए। तो ये एक तरफ से ये सब प्रेपरेशन चालू है। हमने जब ये सोचा तो हमें दिखाई दिया कि हमें 25,000 लोगों तक पहुंचना है। हमारे 10,000 कारीगर भाई हैं जो हमारे साथ हों या हमारे वेंडर के साथ हो, तो उनको सबको समझाना है कि कैसे काम करना है और कैसे प्रिपेयर होके आना है और कैसे उसका ऑपरेशनल लेवल पे हमें काम करना है। वैसे 10-12 हजार से सेल्स पर्सन है हमारे शोरूम में, 360 शोरूम है हमारे पूरे भारत में, तो उन सभी को सेफ रहना है। कस्टमर सेफ्टी उससे और भी बढ़िया, क्योंकि कस्टमर को बिल्कुल, एक तो उनको रियल सेफ्टी होनी चाहिए, तो हर घंटे हमें सैनिटाइज करना है, हर घंटे उनके हाथ धुलाने हैं, और खुद के हाथ कस्टमर को ग्लव देने हैं, डिस्पोजेबल मास्क देने हैं। ये सब हमें आगे जाके सोचना है जूलर की तरफ। दूसरी चीज, कस्टमर को हम अपॉइंटमेंट सेलिंग की तरह से भी इनवाइट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कस्टमर की लाइन लग जाएगी जैसे ही हमने अपना शोरूम खोल दिया। तो बहुत सारे हमारे नॉन कस्टमर्स है, तो हम सोच रहे हैं कि हम कैसे उनको अपॉइंटमेंट देकर, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं या जैसे हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर के पास जाते हैं, कैसे हम अपॉइंटमेंट सेलिंग करें ताकि हमारे शोरूम में भीड़ एक टाइम पे भीड़ ना हो। दूसरा, हमारा शोरूम का लेआउट बदलना है। जहां पर 3 कुर्सियां हैं काउंटर के सामने, उसे हमें अभी 1 कुर्सी रखनी पड़ेगी, और फिर 6 फुट छोड़कर दूसरी कुर्सी, और उसमें भी नीचे मार्किंग हमें करनी चाहिए ताकि कुर्सी बिल्कुल उसी जगह हो और 6 फुट की दूरी हो जाए। तो ये अभी एक टोटल नया मेथड होगा काम करने का, और ये काम सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, ये प्रॉब्लम कस्टमर के माइंड में 3 से 6 महीने तक चल सकती है। तो हमें 3 से 6 महीने तक ये पूरा प्रोटोकॉल रखना होगा। इसका मतलब हमें डिसिप्लिन वे में कस्टमर की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी और 0 एरर लेके चलना होगा। रिटेलर को भी मैन्युफैक्चरर जैसे प्रोसेस इंप्लीमेंट करने होंगे, उसी से सबका बेनिफिट होगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है अब इस क्राइसिस के द्वारा, और ये शायद बात निकले ना निकले, इस क्राइसिस ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने सभी के साथ कोलैबोरेट करके कैसे काम करें, चाहे अपना वेंडर पार्टनर हो, चाहे अपना कस्टमर। आप B2B में बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपने कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन करके कैसे चलें। बहुत सारे लोग आप B2C में, आप अपने वेंडर पार्टनर और अपने मेन कस्टमर के साथ कोलैबोरेट कैसे काम कर सकते हैं। इसमें कोऑपरेशन ज्यादा, कंपटीशन कम।
ऐसे हमें सोचना चाहिए जिसमें सबकी भलाई हो। क्योंकि अगर आप देखें तो ये क्राइसिस क्या है, ये वायरस का प्रॉब्लम नहीं है सर। ये प्रॉब्लम, ये मैं अभी पर्सनल तरीके से बोल रहा हूँ, टाइटन की तरफ से नहीं। ये प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है, ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल जिसको बोलते हैं, जिसमें हम सबसे सस्ते में बना के चीज कहीं से भी कहीं पर बेच लेते हैं, और ये कैपिटलिस्ट मॉडल चल रहा है। इस मॉडल में हम कॉस्ट, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट देखते हैं, लेकिन अगर आप देख लीजिए कि कॉस्ट सोशल कॉस्ट भी होती है। जहां पर सस्ती बनती है चीज, वहां पे वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं। बांग्लादेश में जब वर्कर कपड़े वहां पे ज्वेलरी बनाते हैं, उनकी वर्क सोशल कॉस्ट कैसी है। तो और दूसरी कॉस्ट, हम अपने प्लैनेट को किसी बुरी तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं। ये नेचर ने हमको सबक सिखाया है कि ह्यूमैनिटी सिर्फ अपनी तरक्की सोचकर प्लैनेट की तरक्की को अगर हम भूल जाएं, तो ये आपके पास दंड बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। ये डंडा, ये डिवाइन डंडा है सर। तो अगर हम प्लैनेट और पीपल और हम साथ में मिलकर बैलेंस्ड वे में अगर काम नहीं करेंगे, तो नेचर हमें बार बार ये डंडा सिखाएगा। तो हमें कोऑपरेट करना है और सबकी वेलबींग को साथ में लेके आना है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल बात हो गया, लेकिन ये अगर हम सीख इंडिविजुअल लेवल पर हम नहीं लेते हैं, तो समझो ये पूरा क्राइसिस का हमने वेस्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेफ्टी को बहुत बड़ा ध्यान दें। मैं सबसे ये मानता हूँ, बहुत लोगों ने कहा कि इंडिया इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाएगा, वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा इंडिया जल्दी निकल जाएगा। हमारी पॉपुलेशन यंग है और हमारी रेजिलियंस भी बहुत ज्यादा है। इंडिया ने बहुत सारी तकलीफें देखी हैं हजारों सालों से, लेकिन हमारी रेजिलियंस भी बहुत बढ़िया है। हमारी नेशन कैसे एक साथ आकर हमने इस प्रॉब्लम का सामना किया है। बहुत कठिनाइयां बहुत लोगों ने देखी हैं, बहुत सारे माइग्रेंट भाई बहन हैं जिनके पास बहुत कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को हमें वेस्ट नहीं करना है, तो हमें इससे बाहर निकलना है। एक बार बाहर निकले, 3 महीने में मेरे हिसाब से बिजनेस अपने आप चालू हो जाएगा। चाहे थोड़ी तरीके से चालू हो जाए, लेकिन बिल्कुल चालू हो जाएगा। और जैसे ही फेस्टिवल सीजन आएगा, वेडिंग्स आएंगे, ज्वेलरी में लोग जरूर खर्चा करेंगे, क्योंकि ज्वेलरी फजूल का खर्चा नहीं है, अपनी बेटी का स्त्री धन है। अपनी डॉटर इन लॉ के लिए अपनी बहू को वेलकम करने का एक नया अंदाज है। तो ये एक रीत है, एक रिवाज है इंडिया की। और ज्वेलरी हमेशा, प्रेशियस ज्वेलरी हमेशा बिकेगी। कोई बाकी सब खर्चे फजूल हैं। चाहे आप डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए, ट्रैवल का बात कर लीजिए, या बहुत सारे इवेंट्स और फंक्शंस जो होते हैं, वो सब खर्चे कम हो जाएंगे। लेकिन जो ज्वेलरी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो कस्टमर अपने बेटी के लिए रखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, इनफैक्ट उसमें बढ़ेगी, क्योंकि उसको देखा जाएगा कि ये बेटी के काम आएगा आगे जाकर। तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी बिजनेस तो चालू होगी। आप पहले अपने लोगों का ख्याल रख लीजिए। आपको सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप बिहेवियरल चेंजेस के बारे में इफ यू कैन टच अपॉन शॉर्टली, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या चेंज होगा? सर बिहेवियरल में 3-4 चीज तो बहुत ऑब्वियस हैं। बहुत सारे कस्टमर डिजिटल चले जाएंगे, वो अपने घर की सहूलियत से शॉपिंग करना चाहेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कस्टमर को घर पे कैसे ज्वेलरी दिखाएं, वर्चुअली दिखाएं, एक्चुअल में दिखाएं, या वीडियो के द्वारा दिखाएं। ऑनलाइन मर्चेंडाइज मैनेजमेंट के द्वारा हम कैपिटल को कैसे कम रखें और ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कैपिटल का हो, ये भी दूसरा चीज डिजिटल के द्वारा हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से, इसके बाद कस्टमर, जो इंडिया का कस्टमर है, इंडियन प्रोडक्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। अपनी इंडियन प्रोडक्ट, इंडिया में जो बनता है उसी चीज पर बहुत गर्व रखेंगे। तो इंडियन प्राइड में हम ज्यादा खेल सकते हैं। तीसरी चीज, आप देखें, अगर आप टीवी पर रामायण और महाभारत पर कितने सारे लोग अब देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि दूसरी ऑप्शन नहीं है, नेटफ्लिक्स की ऑप्शन है, सभी ऑप्शंस हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं रामायण महाभारत? क्योंकि इस वक्त में लोगों को अपनी ट्रेडिशन पर बहुत ध्यान है। इस वक्त जब अनसर्टेनिटी हो, सामने खतरा हो या बहुत कठिनाई हो, तो हम अपने फैमिली की तरफ जाते हैं, हम अपनी ट्रेडिशन, हम अपनी कल्चर की तरफ जाते हैं। इसका मतलब कस्टमर को ट्रेडिशन
और रिचुअल और अपनी जो सभ्यता है और कल्चर है उस पर बहुत गर्व होगा, और उसकी वजह से जो इंडियन ज्वेलरी है उस पर भी लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहेगा। चौथी चीज जो हम देख रहे हैं, जो हम सब घर पे बैठे हुए हैं, हम सब और देख रहे हैं कि हमारी जो घर पे महिलाएं हैं, जो हमारी वाइफ हैं या हमारी मदर हैं या हमारी बेटियां हैं, और हम खुद भी देख रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, कभी झाड़ू पोछा करना है, तो कभी खाना बनाना है, तो कभी क्लीनिंग करना है, और काम भी करना है। तो हमें अपने महिलाओं पर गर्व होगा कि कैसे वो इतना सब संभाल लेती हैं बिना किसी हेल्प के, कैसे घर का भी काम संभालती हैं, बाहर का भी काम संभालती हैं, और लोगों का ध्यान भी रखती हैं। तो इससे हमें एक सेंसिटिविटी आ जाएगी, संवेदनशीलता आ जाएगी कि भाई अपनी जो महिलाएं हैं हमारे घर पे, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बीवी है, हमारी बहू है, उन पर हमें गर्व होगा कि और उन पे हमें लगेगा कि हाँ यही है जो हमारी तरक्की आगे ले जा सकती है। इससे एक्चुअली भारत की तरक्की होगी। जब भारत की बहुओं और बेटियों की तरक्की होगी तो भारत की तरक्की होगी। और पांचवी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मोदी जी बोलना चाहते हैं हमें पिछले बहुत सालों से, स्वच्छ भारत। इसकी वजह से अभी स्वच्छता में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, हेल्थ की तरफ बदलाव आएगा, वेलनेस की तरफ बदलाव आएगा, योगा की तरफ बदलाव आएगा। तो स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता और अंदरूनी स्वच्छता, इस पर भी बहुत बढ़िया बदलाव आएगा। और इन सभी चीजों के कारण भारत की तरक्की आगे होगी। सो ये कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सारी एट हाई लेवल पे है। ज्वेलरी लेवल पे तो आप सब माहिर हैं कि हाँ लोअर प्राइस पॉइंट में खरीदेंगे या लोअर पॉइंट में खरीदेंगे, गोल्ड ज्यादा खरीदेंगे कि डायमंड खरीदेंगे, इसमें मुझे आपको देने की कोई सीख नहीं है, आप सब हमको सिखा सकते हैं। बट बस यही मुझे कहना था कि फेस्टिवल ट्रेडिशन और वेडिंग्स की वजह से हमारी ज्वेलरी की डिमांड बहुत जल्द वापस आ जाएगी। हाँ, कुछ 3, 4, 5 महीने लग सकते हैं, लेकिन जल्दी वो डिमांड आ जाएगी। थैंक यू सो मच अजय सर। आई थिंक क्रांति वी आर ओवरशूटिंग आवर टाइम। यस। मुझे एक सब पैनलिस्ट से एक आखिरी सवाल है कि अगर आपको अपनी गवर्नमेंट से कुछ मांगना है अपनी इंडस्ट्री के लिए तो आप क्या मांगेंगे? श्रीनिवासन जी। पाँच से 6 मिलियन का बड़ा इंडस्ट्री है। अभी एक्चुअली क्या है, ये क्राइसिस के बाद अपना जितना भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट उसको अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ये फर्स्ट है। अच्छा, सेकंड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी गवर्नमेंट सोचना पड़ेगा। थर्ड है, अभी एक्चुअली क्या है, ऐसा टफ टाइम में एक कैश, सेकंड गोल्ड, ये दो ही काम में आता है। अभी एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट सोचता था गोल्ड अननेसेसरी, डेड असर्ट ऐसा बोलता था। अभी हम सब लोग मिलके ऐसा मुसीबत का टाइम गोल्ड बहुत काम आता है। अभी एक्चुअली क्या है, इमीडिएट खुलने के बाद बहुत सारा लोग के पास पैसा नहीं है, वो गोल्ड लेके आएगा, पुराना गोल्ड बेचेगा, पैसा ले लेगा, उसका खर्चा संभालेगा। अभी ये है बहुत बड़ा अपने को पार्ट सिखाया, ये गवर्नमेंट के तरफ से लेके जाने का, गवर्नमेंट को भी बोलने का। अभी एक्चुअली क्या है, आप गोल्ड खरीद करने का एनकरेज करो। अभी एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्री भी इसको अपने को प्रमोशन करना पड़ेगा। अगर ये सब अपन कर दिया ना, मेरे ख्याल से अपना बिजनेस बहुत अच्छा होएगा। अभी सीरियसली गोल्ड मॉनिटाइजेशन के बारे में भी गवर्नमेंट सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना भाव बढ़ गया। अभी फॉरेन एक्सचेंज का बहुत तकलीफ है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। वो हिसाब से इंटरनली गोल्ड कैसा अकुमुलेट करे, ऐसा करके गोल्ड मॉनिटाइजेशन का एक बार रिव्यू करके उसका बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सर। घनश्याम भाई।
घनश्याम भाई या तो वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो बताया श्रीनिवास भाई ने कि गवर्नमेंट से अमुक तो रिक्वायरमेंट आई हुई है, जो 10% से 20% लेके टेम्पररी एडॉक उसने अप्रूवल किया हुआ है। तो गवर्नमेंट की नजर तो इंडस्ट्री पे है कि कैसे इंडस्ट्री आगे बढ़े, और हो सकता है इजी डूइंग वाला बिजनेस कैसे इजी कर पावे, वो एक एटीट्यूड नीचे वाले में गवर्नमेंट को लाने का है। ऊपर का तो एटीट्यूड है लेकिन नीचे में वो एटीट्यूड नहीं है कि इजी बिजनेस में बहुत सारी डिफिकल्टी इश्यू आता है, उसमें थोड़ा जो कॉम्प्रोमाइज होवे तो और बेहतर होवे। और बाकी तो हमारी गवर्नमेंट अभी अच्छी है ऊपर लेवल में, तो वो सोच ही रहे कि कैसे भाई बिजनेस आगे बढ़े। तो मैं ज्यादा मांगने से ज्यादा हमारा जो फर्ज है वो पूरा करने में ज्यादा मानता हूँ, और इजी डूइंग के बारे में गवर्नमेंट सोचे तो सभी के लिए सही है। थैंक यू सर। विपिन भाई। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, आज जो हमारी गवर्नमेंट जो 140 करोड़ लोग के लिए बहुत चीज कर रही है, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है ही। पर जो ज्वेलर इंडस्ट्री को आज जो ये 3-4 साल में बहुत बार क्राइसिस आई है, तो ज्वेलर इंडस्ट्री जो बार बार ये चीज में फंस जाती है। तो सिर्फ मेरा इतना ही इस बार कहने का है कि जो गवर्नमेंट जो आज हमारी इन्वेंट्री पर इंटरेस्ट चल रहा है, हमारे ज्वेलर इंडस्ट्री में गोल्ड लोन है, सीसी सबके पास है, सबका लिमिट चल रहा है, आज सब कुछ अपने जेब में पड़ा है, उस पर इंटरेस्ट चल रहा है। तो गवर्नमेंट से हम सिर्फ श्रीनिवासन सर, आपको खास बोल रहा हूँ कि आप तो बॉडी में हो, थोड़ा आप आगे जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा इंटरेस्ट कम कर देगा, हमको पूरा लेस नहीं चाहिए, सिर्फ हमको इंटरेस्ट कम कर देगा तो हमारी जो आज इन्वेंटरी पड़ी है वो पड़ी माइनस नहीं हो जाए, और हम आगे जब स्टार्ट होगा तो ये इन्वेंटरी हम ठीक से हम यूज कर सके। नहीं तो हमको पहले अपना जो सीसी है, जीएमएल लोन है, वही पहला हमको बैंक को वापस देना पड़ेगा। मेरा इन्वेंटरी कम करने के मेरा जो आज लॉस हो रहा है वो लॉस जल्दी से जल्दी हम कैसे कम करें, वही सोचने के चक्कर में हम अपना बिजनेस खो बैठेंगे। इससे अच्छा है कि जो गवर्नमेंट हमको इतना ही सपोर्ट दे कि भाई आज जो इंटरेस्ट हो रहा है उसमें 100% तो छोड़ नहीं सकते हैं, पर उसमें से कोई कम कर दे तो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री के अच्छा है। इंटरेस्ट सबवेंशन चाहिए आपको? हाँ। हेलो अजय जी। एक्चुअली दो कम्युनिटीज हैं जिनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए। अजय भाई सुने? एक है हमारी ट्रेडर, दो कम्युनिटीज है जिनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी। ओके, सो 2 कम्युनिटीज, वन इज, एक तो है हमारी ज्वेलर्स और ट्रेडर कम्युनिटी हैं और उनको अभी लिक्विडिटी की बहुत जरूरत होगी। तो वी शुड गेट गवर्नमेंट टू हेल्प बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन कि भाई ज्वेलर्स को लेंडिंग थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, और जो तकलीफ हो रही है ज्वेलर्स को उसकी वजह से उनको वर्किंग कैपिटल के लिए और उनके खर्चे पानी के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कम्युनिटी है हमारे कारीगर, जिनको बहुत कम पैसे मिलते हैं और इस वक्त क्राइसिस में है, तो शायद उनको सपोर्ट बहुत सारे ट्रेडर्स वेंडर्स सपोर्ट कर पाए या ना कर पाए, और बहुत लाखों कारीगर है जिनके बल पर ये सेक्टर खड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त होगी कि आप कारीगर को सपोर्ट कैसे दें और उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे कैसे सपोर्ट किए जाएं अगले 3 से 6 महीने तक। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी, अगर डिमांड रिवाइव करनी है तो गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गोल्ड की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो इम्पोर्टेंट होगी। उसमें मेरे हिसाब से 2 आइटम है जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक है कस्टम ड्यूटी जो 12.5% है, बहुत ज्यादा हो चुकी है, और दूसरी है कि भाई शायद ज्वेलरी में अगर कस्टमर को अभी ईएमआई नहीं है, अगर ईएमआई अलाउ करें कि कस्टमर को ज्वेलरी में, तो शायद डिमांड
बेटर हो जाए और उसकी वजह से पूरी इकोनॉमिक इंजन जो है आगे से पीछे चलने लगे, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो जैसे घनश्याम भाई ने कहा, हमें अपनी तरफ से गवर्नमेंट के साथ चलकर अपने लोगों का ख्याल करना है और अपनी तरफ से जो कर सकें सबकी देखभाल करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। मैं फिर से चारों अजय जी, श्रीनिवासन जी, घनश्याम भाई और भीम भाई सबका थैंक यू बोलता हूँ। एंड बैक टू आंटी जी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन आशीष जी एंड एवरीबॉडी। आई थिंक बहुत क्वेश्चंस है मेरे पास, 89 से ज्यादा क्वेश्चंस है। आई डोंट थिंक हम सब क्वेश्चंस ले पाएंगे, बट लोगों ने काफी सराहना की है कि बहुत अच्छे पॉइंट्स सुनने मिले हैं। जैसे अजय जी ने कहा है कि वी हैव टू रिड्यूस योर वेस्ट, स्लीक मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत लोगों ने कहा है कि यस्टरडे वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन कि बहुत लोग अगर गोल्ड कल बेचने आएंगे तो व्हाट शुड बी द बायबैक रेट। कुछ लोगों ने पूछा है कि प्लैटिनम कुड बी अनदर अल्टरनेटिव बिकॉज इट इज बिकमिंग वेरी चीप। कुछ लोगों ने अजय जी से पूछा है कि जब लोग एम्प्लॉयज आपके ऑफिस में आएंगे तो will you do their check for corona? So I think we'll have to take one more session. Maybe we can discuss the questions among the leaders again so that they know what are the questions, because I don't think we are in a position to take all the questions, but if you want we can patch in one or two people who are very keen to ask questions. Do we have time? I mean, कहना चाहते थे प्रकाश जी? हाँ, प्रकाश जी कहना चाहेंगे। एक मिनट प्रकाश जी। This is Prakash from Mumbai Wholesale Gold Trade Session. पैनलिस्ट से सारों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग एक देख सकते हैं कि होलसेल एक बहुत बड़ी कड़ी है रिटेलर और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। तो इस क्राइसिस के समय चूंकि डिमांड काफी कम होने वाला है, तो होलसेलर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा, और सेकेंडली ऐसे क्या स्टेप उठाए जाए कि होलसेलर उस मार्केट के अंदर बने रहे, क्योंकि हो सकता है कि काफी इन परिस्थिति में जब कारीगर भी काफी बाहर हो जाए तो होलसेलर भी काफी इस मार्केट से बाहर हो जाए। तो मैं चारों पैनलिस्ट से चाहूंगा कि होलसेलर्स के लिए वो क्या सोच रहे हैं। श्रीनिवासन जी, आई थिंक यू स्टार्ट। ओके, अच्छा, ये अभी होलसेल है, अभी ट्रैवलिंग लोग बहुत कम करेगा आने वाला टाइम पे। उसके लिए अभी होलसेलर का कुछ न कुछ ऐप रेडी करना पड़ेगा ऑनलाइन के थ्रू सेल करने का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉम्बे में जो होलसेल करता है वो पूरा बॉम्बे का डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया का डिपेंडेंट है। अभी इसके लिए जरूर एक्चुअली क्या है, तो कुछ न कुछ सॉफ्टवेयर का सुविधा करना पड़ेगा। वन सेकेंड है, अभी एक्चुअली क्या है, ये 2-3 महीना है ना, इतना बिजनेस होने वाला नहीं है। जो मूवेबल स्टॉक है वो ही स्टॉक करना पड़ेगा, जो स्लो मूविंग है वो थोड़ा टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। अभी एक्चुअली क्या है, रिटेलर का भी पेमेंट वगैरह वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। अभी ये मामले में अपने को तो शांति रखना पड़ेगा। अभी रिटेलर को भी अपना तकलीफ को समझा के कैसा उसे निकाल सकता है वैसा निकालना पड़ेगा। अभी एक्चुअली क्या है, कुछ गलती हो गया, कुछ लेट हो गया, कुछ झगड़ा कर दिया, बाद में एक्चुअली क्या हमेशा के लिए पार्टी चले जाएगा। अभी बहुत शांति रख के अभी ये धंधा करना पड़ेगा। इसका अलावा अभी खोलने के बाद ही अपन खोल सकता है कैसा स्थिति बदलता है। विपिन जी। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। अभी जो है कोविड-19 के बाद जब हम इसमें से बाहर निकलेंगे तो हमारे लिए ऐसा टाइम आएगा जो रिटेलर और मैन्युफैक्चर के बीच में जो कड़ी बनाने का है, तो इसमें हमको टच एंड फील की माइंड सेट से हमको चेंज करना पड़ेगा और सी एंड फील का माइंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम फिजिकल से डिजिटल पे जाना पड़ेगा। हम ये सिचुएशन में किसी को फिजिकल नहीं मिल सकते हैं, हम सोशल गैदरिंग नहीं कर सकेंगे, तो फिजिकल से डिजिटल जाके हमको ये पूरा सिस्टम रिटेलर को होलसेलर और मैन्युफैक्चर के बीच में रखना पड़ेगा। बट इसके लिए होलसेलर और रिटेलर सभी अपना माइंड से डिजिटल
रिलेशन से और डाइवर्ट करना पड़ेगा और अपना माइंडसेट डिजिटल जो चल रहा है उस पर सबको सिलेक्शन करना पड़ेगा। आज हम एक ऐप बनाया है जो हम अपनी कंपनी में बैठ के हम होलसेलर को सिलेक्ट करवा सकेंगे और हमारी ज्वेलर इंडस्ट्री इस टाइप से पूरी चेन बन के जो काम करेंगी तो आगे जाके हम ये पूरा काम बहुत बदलाव ला सकते हैं। दूसरा हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज में जो ज्वेलरी से अलग है, जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके अपना बहुत बड़ा बिजनेस कर सकी है, तो हम ज्वेलर इंडस्ट्री भी ये चीज को अपना के जो हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो ये 2-3 महीने के लिए हमारे लिए बहुत सेफ्टी रहेगा। और हम भी होलसेलर के लिए सोच रहे हैं कि अपनी अच्छी सी सिस्टम डाले और मेरी फैक्ट्री पे मेरी ऑफिस में बैठ के उसको अच्छा प्रेजेंटेशन करके वो उधर से मेरी ज्वेलरी परचेस कर सके और इसके माध्यम से जो रिटेलर में जो ज्वेलरी जाएगा उसको भी हम लिंक देके कस्टमर को हमारा जो होलसेलर है उसको ऑर्डर जनरेट करवाने में हम सपोर्ट करेंगे। और ये सिचुएशन में जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो ये डिसीजन हमारा रॉन्ग पड़ेगा। जब थोड़ा इजी मूवमेंट में हम आ जाएंगे तब ये जो वेब से हम मीटिंग करेंगे, सब डीलरों से होलसेलरों से सबसे मीटिंग में हम बात करेंगे कि हम आपको अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करने का है। और ये सब सिस्टम हम आज मेरी कंपनी में सोच के रखी है तो आप उसको एक्सेप्ट करना और होलसेलर भाइयों और रिटेलर को ये चीज जो आप हमारे साथ कन्विंस हो गए तो हम ये जब भी ये क्राइसिस खत्म होगा तो हम बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सर एज अ होलसेलर मेरे हिसाब से आप 2-3 स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं। एक तो बहुत सारे अच्छे सजेशंस आए हैं। एक तो है कि अल्टीमेटली सेल तभी होगी, आपकी सेल तभी होगी जब रिटेलर से माल आगे बिकेगा। तो सॉरी बहुत हवा आ रही है या बहुत नॉइज आ रहा है? नो इशू। तो अगर रिटेलर का सेल हुआ तो ही वो रिटेलर होलसेलर से खरीदेगा। तो ऐसे अभी आपको देखना रिटेलर के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा कि कैसे क्या उनका बिक रहा है डे टू डे और क्या आप उनको सप्लाई कर सकते हैं जो बिक रहा है। और जो आइटम समझो बंद पड़ी है, जो नहीं बिक रही है, क्या उसको लेकर हम मेल्ट करके कुछ और करके उसको हम साइकिल वापस चालू कैसे करें। क्योंकि अगर रिटेलर के पास ऐसी चीजें अटक गई कि वो नहीं बिक रहा है तो वो आपसे नहीं खरीद पाएगा। तो इसमें थोड़ा वो ट्रस्ट का सवाल आता है। अगर आप रिटेलर की कस्टमर्स के साथ आप काम करें, आप सिंप्लीफाई कीजिए अपनी बिजनेस बहुत सारे कस्टमर के साथ और बहुत सारे एसकेयूज और बहुत सारे वैरायटी और बहुत सारी सप्लायर से काम करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट रिटेलर और इम्पोर्टेंट सप्लायर के साथ काम कर सकते हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करें कि जो एंड कंज्यूमर ही खरीदे उसी का ही फायदा। नहीं तो पूरे चेन में किसी ने कुछ नहीं बेचा। पूरे चेन में तभी किसी ने बेचा है जब एंड कंज्यूमर ने खरीदा है। तो आप कैसे रिटेलर का सेल बढ़ाएं और उसी तरह अपना सेल बढ़ाएं और उसी तरह अपने सप्लायर का सेल बढ़ाएं। तो ये एक होलसेलर का बहुत इंपॉर्टेंट खासियत होगा। थैंक यू। दूसरा देखिए सभी इंडस्ट्री में होलसेलर का कम ही होते जा रहा है। डायमंड देखे, ज्वेलरी देखे, सभी लोगों तो अभी आप लोगों के लिए एक अवसर मिला हुआ है कि कुछ नया सोचने का, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करने का। और डायमंड में, गोल्ड में, सभी जगह पे होलसेल धीरे धीरे निकल जा रहे हैं समझो। या दूसरा फिर आप अभी आपका पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि किसके साथ आप धंधा कर रहे हैं। अल्टीमेटली रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी कस्टमर है उसको भी 35% की या तो 40% की रिक्वायरमेंट है तो आपका उसके साथ क्या रिलेशन है वो चीज आपसे खरीदे। तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी मेरा मेन तो सिंपली वही कहना है कि धीरे धीरे रिटेलर सभी, होलसेलर सभी चीज से निकल जा रहे हैं। तो और नया सोचिए, या तो किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करिए। और सबसे बढ़िया तो वही है, मैंने आशीष भाई को बोला 111 साल पुराना वामनरी पेटे है तो 111 शोरूम वो करने वाले हैं। तो बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर की आशीष भाई करेंगे तो बहुत बढ़िया अवसर भी मिलेगा आपको।
Very well said. Very well said. Very well said. बोले क्रांति. Yes, Kanti ma'am. Should we? Hello. Hello. आपके पास और कोई क्वेश्चन है? Yes, this is fine. Fine, madam. Okay. Over to you, Ashish ji. It's almost 5:50. So I think we had a wonderful session, and I would personally like to thank all the panelists for opening their heart. अपनी दिल की बात उन्होंने खोल के सबके सामने रखी है, अपनी मुट्ठी बंद नहीं रखी है, जो भी है मुट्ठी खोल के सबको दे दिया, दिल खोल के सबको अपनी बातें बोल रही. थैंक यू. एंड वोट ऑफ थैंक्स कौन देने वाला है? प्रकाश जी. Well, it has been a wonderful session. MWGA, Mumbai Wholesale Gold Jewel Association, in association with KNC and along with AOG, Sumesh Vadra ji, would really like to thank all the panelists and of course moderator Ashish Pete ji for giving this wonderful session. It's really we could see that the leaders inside, it was really leaders inside. जो यहाँ जो आज पैनलिस्ट बैठे थे वो अपने इंडस्ट्री के रियल लीडर्स है, जिन्होंने वाकई में हमें पूरी इंडस्ट्री के इनसाइट दी और इस सेशन को एक बहुत बड़ा नॉलेजेबल सेशन बनाया. मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया और एक सेशन को अच्छी तरह से कंक्लूड किया, और सभी जिन्होंने इस सेशन में पार्ट भी लिया उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से सुना. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. Over to Kanti ma'am. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you sir. Thank you Ghanshyam bhai. Thank you Ajay ji, Bipin ji, Srinivas. Thank you Ghanshyam ji. Ashish Thank ji. you Srinivasan ji. Thank you Ajay ji. Thank you Bipin ji. Thank you Ashish ji. Thank you, sir. Thank you. Okay, welcome. Thank you. Thank